हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर जो मैटर लिखा हुआ है, ये 10th क्लास अपन हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर अपन फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो आपको पता है क्या करना है। तो चलिए आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब ये निकलता है कि भाई पहले यूरोप के लोगों को नेशनलिज्म के बारे में पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म होता क्या है। यानी लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई देश क्या होता है, देश के प्रति लगाव क्या होता है। तो इस चैप्टर में अपन जो स्टेप टू स्टेप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों में वो राष्ट्रवाद उत्पन्न कैसे किया गया। कोई भी टॉपिक होगा उसको उसी के हिसाब से कनेक्ट करेंगे कि भाई इसको एक माध्यम के रूप में काम में लिया जा रहा है कि नेशनलिज्म ऐसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो वही इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि आज की तरह जैसे अपन देख रहे हैं कि भाई ये भारत है, इंडिया जिसको बोल देते हैं, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये अमेरिका है, इस तरह से पहले नेशन नहीं हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करते थे? एम्पायर हुआ करते थे। एम्पायर यानी राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करते थे। और छोटी छोटी टेरिटरी को जीत जीत कर अपना बहुत बड़ा क्या बनाते थे? एम्पायर बनाते थे। तो इस वजह से क्या था कि लोगों को बस ये पता था कि राजा है, अपन प्रजा हैं, बस इसके हिसाब से अपने को चलना है। नेशन के बारे में नहीं पता था कि भाई नेशन वो होता है जहाँ पर अपने रूलर को इलेक्ट किया जाता है और अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज भी किया जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से अपन यही पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों को किस तरह से ये बात समझाई गई। जैसा कि आपको मैटर दिख रहा है कि सबसे पहले शुरुआत करी इसकी 1848 के अंदर। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, यानी फ्रांस का रहने वाला एक कलाकार था, उसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। अब फ्रेडरिक सोरियो क्या कर रहा है? 1848 के अंदर वो एक ऐसा सपना देख रहा है जैसा जिसका पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल है। कैसे? वो क्या कह रहा है, देखो पहले तो वो क्या करता है, 4 पिक्चर्स की एक सीरीज बनाता है, 4 तस्वीरें बनाता है, ठीक है। और वो क्या करता है? विजुअलाइज करता है किसको? दुनिया को। यानी एक तरीके से वो सपना देख रहा है, सपना ही बोलेंगे उस समय, क्योंकि उस समय नेशन स्टेट का तो एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो फिर एम्पायर, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो वो क्या करता है? एक सपना देखता है। क्या सपना देखता है? काश दुनिया कैसी हो, आज जैसी ना हो, दुनिया किस तरह की हो? डेमोक्रेटिक हो, सोशल हो, रिपब्लिक हो। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, मोनार्की खत्म होनी चाहिए। तो वो एक इस तरह क्या कर रहा है? सपना देख रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। किनको कह रहा है ये? मोनार्की को नहीं कह रहा है, क्योंकि मोनार्की तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये किसकी बात कर रहा है? एक ऐसा सपना देख रहा है, एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहा है जहां पर देश जो होंगे वो डेमोक्रेटिक होंगे, सोशल होंगे और रिपब्लिक होंगे, यानी गणराज्य होंगे। इस तरह का वो क्या देख रहा है? कि सपना देख रहा है, यानी वो विजुअलाइज कर रहा है इस चीज को कि ऐसा होना चाहिए। जैसे जो उसकी पहली प्रिंट है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass it। जैसा कि आप अपनी बुक के अंदर देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास बुक है, इसके अंदर आकर थोड़ा सा फटा हाली हो रहा है, फिर भी दिखा देता हूं आपको। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, पहली इमेज जो देख रहे हो यहाँ पर, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं कतार में चलने लग रहे हैं यहाँ पर। तो उसने लोगों को ऐसे कतार में चलते हुए दिखाया। और ये किसके पास से गुजर रहे हैं? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की देवी। जैसे आप सभी को पता ही है कि जिस तरह से अपने को जब भी वैसे पैसे की जरूरत होती है तो अपन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। जब अपने को जैसे मान लो नॉलेज की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वो कतार में चले आ रहे हैं और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवी, अब तो हम बहुत दिन मोनार्की वाले शासन के अंदर रह लिए, ये शासन सही नहीं है, ये तो बड़े अत्याचार करते हैं यहाँ पर, तो हमें तो ऐसा शासन चाहिए जहां पर हम अपनी मनमर्जी से अपना काम कर सके। यानी वो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमारे अधिकार होंगे, तो हम जब भी हमारे अधिकारों के साथ गलत होगा तो हम आवाज उठा सकें। तो ये इसमें लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया अभी कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और पहले भी जब इस तरह से रेवोल्यूशन का जिक्र हुआ तो उस टाइम पर ज्यादातर क्या किया जाता था? फीमेल फिगर्स का प्रयोग किया जाता था।
फीमेल फिगर्स का मतलब क्या हो गया, एज ए नेशन रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल जो होती है वो हाईली स्ट्रॉन्ग होती है। विल वाइज भी अगर देखा जाए, डिटरमाइन के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ज्यादातर एज ए फीमेल फिगर का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो वही लिखा हुआ है कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट होते थे वो ज्यादातर क्या करते थे भाई, लिबर्टी जो है ना, जैसे आजादी स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो उसको किसके रूप में, फीमेल फिगर के रूप में क्या किया जाता था, पर्सोनिफाई किया जाता था। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है कि आप देश जो है वो क्या है कि सही रूप नहीं है उसका, यानी कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं मिला उसको, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मिला हो, यानी अमूर्त रूप है। तो उसको मूर्त रूप देने के लिए फिर किसका प्रयोग किया जाता था, फीमेल फिगर्स का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड, यानी आप ये चित्र में देख रहे हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक हाथ में तो उसने ज्ञान रूपी मशाल पकड़ रखी है और दूसरे हाथ के अंदर उसको अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र है। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब क्या हो गया, वो जो अंधकार था पहले, उनको नॉलेज नहीं था मोनार्की क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो वो इस टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट के थ्रू उनके मतलब कि दिमाग के ऊपर जो अज्ञान रूपी जो अंधेरा ढका हुआ था या पड़ा हुआ था उसको उतारने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा दूसरे हाथ में उसके क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र। किनके लिए, पुरुषों के लिए, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप एज ए नेशन एक बार बन गए तो आपको अधिकार दिए जाएंगे। बस यहाँ पर क्या मेंशन हुआ है, पुरुषों का अधिकार मिला है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि जो औरतें थी और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको क्या नहीं दिया जाता था, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता था या इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए अधिकारों का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। अब धरती के ऊपर क्या देख रहे हो आप सामने, जैसे मैं दिखा रहा था आपको, ये देखो फोरग्राउंड के ऊपर यहाँ पर जो एब्सोल्यूट रूल है ना, यानी मोनार्की वाला जो शासन है उसके क्या दिखाए गए हैं, अवशेष दिखाए गए, यानी इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अब मोनार्की बहुत हो गई, अब मोनार्की को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। जैसे लिखा है सेटर्ड टुकड़े पड़े हुए होंगे, जैसे इसमें क्राउन के टुकड़े पड़े हुए हैं, जो थ्रोन होता है सिंहासन उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है कि ये उसका यूटोपियन विजन था। यूटोपियन मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो कल्पना कर रहा था कि दुनिया किस तरह की होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए और रिपब्लिक होनी चाहिए, जो उस समय थी नहीं, लेकिन फिर भी वो इमेजिन कर रहा है। मैंने बताया ना आपको, अलग अलग माध्यम का प्रयोग करेंगे लोगों में नेशनलिज्म जनरेट करने के लिए, तो उसने ये तरीका अपनाया। किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखने लग रहे हो यहाँ पर कि जो फ्रेडरिक सोरियो है उसका यूटोपियन विजन था, समझ में आ गया। तो यानी उस समय नेशन स्टेट तो हुआ ही नहीं करते थे, इनडायरेक्टली यही कह रहा है। तो नेशन स्टेट नहीं होते थे तो मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं, एम्पायर होते थे, राजा महाराजाओं का शासन होता था, साम्राज्य हुआ करता था। तो वो क्या कह रहा है कि अब ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक बात दोबारा आप कहोगे सर ये खत्म होना चाहिए, फिर आप एज ए नेशन स्टेट इसको कैसे बताने लग रहे हो, क्योंकि उस समय इस तरह से जैसे आज हम देख रहे हैं नेशन स्टेट, उस समय तो हुआ ही नहीं करते थे। अभी आपने बताया कि वहां तो क्या हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करते थे। तो बेटा यार साफ साफ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेशन स्टेट नहीं हुए थे लेकिन आइडेंटिफाई करवाना था ना, तो उसने क्या किया, झंडों का सहारा लिया, फ्लैग्स हो गए, जो उनकी राष्ट्रीय पोशाक, जिस रीजन के अंतर्गत वो रहते थे वहां पर जो कॉस्ट्यूम पहनते थे, क्योंकि मैंने क्या कहा, एम्पायर हुआ करते थे। एम्पायर क्या करता था, अलग अलग टेरिटरी और रीजन को मिलकर बढ़ता था, यानी उसको धीरे धीरे जीत कर वो अपने साम्राज्य का क्या करते थे, विस्तार करते थे। तो उसने यहाँ दिमाग लगाया कि भाई नेशन स्टेट तो है नहीं लेकिन नेशन स्टेट रिप्रेजेंट तो करना है, तो उसने किसका सहारा लिया, फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स का सहारा लिया, ताकि वो इनको क्या करवा सके, आइडेंटिफाई करवा सके। तो बेटा ये आज की क्लास थी अपनी, जिसमें अपन ने फ्रेडरिक सोरियो ने क्या विजन देखा था, उसने लोगों के अंदर नेशनलिज्म जगाने के लिए क्या प्रयास किया। जैसे अपन ने पढ़ा उसने 4 इमेजेस बनाई, कब की बात है, 1848 की। कहाँ का आर्टिस्ट था, तो फ्रांस का आर्टिस्ट था, नाम क्या था, फ्रेंच सोरियो। उसने तस्वीरों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रवाद यानी नेशन स्टेट के बारे में बताने का क्या किया, प्रयास किया। किस तरह से वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का प्रयोग करता है कि ये स्वतंत्रता की देवी है, आप इसके सामने से जा रहे हो, आप उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो और अपने देश की आज़ादी की क्या कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। फिर अपन ने देखा कि एक हाथ में उसके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो उनको ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कर रही है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है फॉर मैन के लिए, जो अधिकारों की घोषणा कर रहा है कि अगर आपका नेशन स्टेट बनता है तो आपको अधिकार मिलेंगे। फिर अपन ने क्या देखा इसके बाद में कि जो मोनार्किकल जो रूल है, जिसको एब्सोल्यूट रूल भी बोला जाता है, निरंकुशवादी शासन बोला जाता है, तो उसके उनके जो टुकड़े हैं, यानी उसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया थ्रोन हो गया, उसके अलावा क्राउन हो गया, उनके जो टुकड़े वो सेटर्ड पड़े हुए हैं सामने फोरग्राउंड के ऊपर,
लिखा हुआ ना एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, मोनार्की जिसकी बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा मैंने कहा कि उसका यूटोपियन विजन था। यूटोपिया क्या होता है, मैंने कहा ना इमेजिनेशन, कल्पना करना। उस समय नेशन स्टेट तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि काश दुनिया ऐसी हो तो कितना अच्छा हो। तो ये सारा अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी आपको पता ही है करना क्या है, बड़ी मेहनत लगती है इसके पीछे, आपको पता भी है इस चीज़ का। हर चीज़ मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ ढंग से समझ में आए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, मतलब ज़रूर करें वीडियो को लाइक, और कमेंट करें अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपन इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो अगली क्लास में लेंगे, तब तक इसको अच्छी तरह से पढ़ें और बढ़िया तरीके से स्टडी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा।